गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन आगे बढ़ाते हैं। अपन चल रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ का सामान्य परिचय अपन प्राप्त कर चुके हैं। अब अपन इसका जो सामान्य रूप से जो 6 अंग है उनके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं महासभा की। महासभा को संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए किसी विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। महासभा में उन समस्त राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होते हैं। जैसे मोटे रूप से बात की जाए, आज के समय में 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि 193 देश महासभा के भी सदस्य हैं और महासभा अपने नियमित अधिवेशन में जो भी चर्चाएं करती है, जो भी निर्णय लेती है, वो इन समस्त सदस्यों के मध्य होने वाले विचार विमर्श के माध्यम से सारे देश अपने प्रतिनिधि यहाँ पर भेजते हैं और विश्व की जितनी भी प्रकार की समस्याएं होती हैं, चाहे वो समस्या किसी भी मुद्दे से, किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई हो, उस पर समस्त देश मिलकर निर्णय करते हैं। एक प्रकार से ये संसद की भांति होती है, विश्व के सारे देश इसमें शामिल होते हैं। यह जो अधिवेशन है वो वर्ष में एक बार प्राय सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होता है और अमूमन यह क्रिसमस दिवस तक चलता है। हालांकि विशेष अधिवेशन भी कभी भी बुलाया जा सकता है, जिसे पूर्व में बुलाया जाता रहा है। प्रत्येक राज्य अपना एक प्रतिनिधि इसमें भेजता है। मत एक ही माना जाता है। हालांकि अधिकतम 5 प्रतिनिधि राज्यों के द्वारा भेजे जा सकते हैं। मत एक ही माना जाएगा। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 है। जहाँ तक बात मतदान की है, चार्टर की धारा 18 ये बतलाती है कि प्रत्येक सदस्य का एक ही मत होगा। महासभा में जो निर्णय है उसके अनुसार 2 प्रकार के प्रश्न सामने आते हैं, या 2 प्रकार के प्रश्नों के मध्य निर्णय प्रक्रिया को बांटा गया है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और एक सामान्य। महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में जो बात है वो इस प्रकार से कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से निर्णय होंगे और इसके अलावा जो अन्य प्रश्न होंगे उनके ऊपर निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होंगे। इस बात को समझ लेना आवश्यक है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य यानी कि 193 यदि सदस्य राज्य हैं, तो जब किसी विवाद के ऊपर निर्णय किया जा रहा है, विचार विमर्श किया जा रहा है, अंत में जब निर्णय की बात आती है तो जितने व्यक्ति, जितने राज्य, जितने प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं, उन उपस्थित सदस्यों के और उन उपस्थित सदस्यों में से मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 या साधारण बहुमत, जो भी जिसमें भी प्रश्न निहित है, चाहे वो महत्वपूर्ण प्रश्न है चाहे अन्य प्रश्न, उसके आधार पर निर्णय किया जाएगा। जहाँ तक बात महत्वपूर्ण प्रश्नों की है, उसमें चार्टर स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखना, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों का निर्वाचन करना, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करना, न्यास परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करना, संयुक्त राष्ट्र संघ में नवीन सदस्यों के प्रार्थना पत्र पर विचार कर उसका निर्वाचन करना, उनको सदस्यता प्रदान करना, या जो सदस्य राज्य हैं उनके अधिकारों और विशेष अधिकारों को निलंबन से संबंधित कोई मुद्दा हो, सदस्यों के निष्कासन से संबंधित कोई मुद्दा हो, न्यास पद्धति के परिचालन से संबंधित कोई मुद्दा हो, या बजट संबंधी कोई प्रश्न हो, इनके ऊपर विचार उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किए जाएंगे। जहाँ तक बात अधिवेशन की है, अभी बात कर चुके हैं अपन। इसका एक नियमित अधिवेशन होता है जिसे वार्षिक अधिवेशन कहा जाता है और ये वार्षिक अधिवेशन प्राय सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होकर प्राय क्रिसमस दिवस तक चलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी जो महासभा है अपने प्रत्येक सत्र के लिए एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष
और जो इसकी प्रमुख 6 समितियां हैं, उन 6 समितियों के लिए सभापति का निर्वाचन करती है। सबसे पहला अधिवेशन इसका 10 जनवरी 1946 से न्यूयॉर्क में प्रारंभ हुआ था, और इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही, या सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये रहा कि इसमें राष्ट्रसंघ को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रसंघ की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रसंघ जो इससे पूर्व में स्थापित एक संगठन था और बाद में इसी के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। बात करें इसके अधिकार और कर्तव्यों की, तो वैसे जब अपन इसको विश्व की लघु संसद कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि विश्व की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसके ऊपर महासभा विचार विमर्श ना कर सकती हो, निर्णय ना कर सकती हो। फिर भी चूँकि इसके अलग अलग अंग हैं, हम इसके निर्णयों को उसी प्रारूप में, इसके अधिकारों को उसी प्रारूप में देखेंगे। प्रत्येक अंग के अलग अलग कार्य, अलग अलग कर्तव्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये सुरक्षा परिषद में जो विचाराधीन प्रश्न होते हैं उनके ऊपर महासभा वाद विवाद कर सकती है। नतवाद निर्णय के निर्णय सुरक्षा परिषद ही करती है उसके अधीन आने वाले प्रश्नों पर, लेकिन वाद विवाद करने का अधिकार महासभा को भी है। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 55 सदस्यों और न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन भी महासभा के द्वारा किया जाता है। मैं सबसे पहले वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ कि न्यास परिषद के अधीन जो कार्य थे वो कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इस प्रकार से लगभग न्यास परिषद का कार्य समाप्त हो चुका है। फिर भी औपचारिक रूप से न्यास परिषद आज भी इसका अंग माना जाता है, हालांकि इसके पास कोई कार्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो सदस्य हैं उनको निर्वाचित करने का अधिकार महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को है। यानी हम यूँ कहें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उनको सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर महासभा के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नए सदस्य जो भी सदस्यता के इच्छुक होते हैं उनको सदस्यता प्रदान करना महासभा और सुरक्षा परिषद का कार्य है। मैं ये क्लियर कर दूँ आपको कि सुरक्षा परिषद बहुमत से किसी राज्य को सदस्यता प्रदान करती है। बहुमत में चूँकि सुरक्षा परिषद के सदस्य 15 है, 15 में से 9 सदस्यों का पक्ष में होना अनिवार्य है, और उन 9 सदस्यों में भी 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनका भी पक्ष में होना अनिवार्य है, अन्यथा उसको सदस्यता प्राप्त नहीं हो सकती। यदि सदस्यता के प्रश्न पर सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में से कोई एक वीटो का प्रयोग करता है तो उस राज्य को सदस्यता प्रदान किया जाना संभव नहीं है। यानी कि सुरक्षा परिषद अपने बहुमत के आधार पर जो निर्णय करते हो वो निर्णय महासभा के पास भेजा जाता है, और महासभा उस निर्णय के अनुरूप किसी राज्य को सदस्यता प्रदान कर सकती है। जहाँ तक बात बजट की है, बजट के मामले में महासभा पूर्णतः स्वतंत्र है। संयुक्त राष्ट्र संघ का संपूर्ण बजट स्वीकृत करने का अधिकार केवल और केवल महासभा को है। यह बजट एक बजट समिति के द्वारा तैयार किया जाता है जिसको महासभा में प्रस्तुत करने का अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को होता है। महासचिव इसको प्रस्तुत करता है और उसके संबंध में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब भी देता है, उसको पारित भी करवाता है। यदि कोई ऐसा राज्य जो लगातार निरंतर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की अवहेलना कर रहा हो, संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेशों निर्देशों की अवहेलना कर रहा हो, वैश्विक शांति को खतरा उत्पन्न कर रहा हो, यानी कि उदंडी राष्ट्रों को संघ से निष्कासित करने का अधिकार महासभा को है। ये कुछ समय के लिए भी निकाल सकती है और हमेशा के लिए भी निकाल सकती है। जो राज्य लगातार 2 वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्यता शुल्क नहीं देते उनको महासभा चाहे तो मतदान के अधिकार से वंचित भी कर सकती है। महासभा के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया, ऐच्छिक कार्य और अनिवार्य कार्य। चार्टर स्पष्ट रूप से इनका उल्लेख करता है। जैसे ऐच्छिक कार्यों की बात करें तो शांति की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरे को दूर करना, सुरक्षा स्थापित करना, निरस्त्रीकरण के लिए प्रयास करना आदि इसके ऐच्छिक कार्य है। ऐच्छिक कार्य इसलिए माने गए कि ये कार्य मौलिक रूप से सुरक्षा परिषद के, लेकिन सुरक्षा परिषद के इन कार्यों पर विचार विमर्श करने का अधिकार भी महासभा के पास है। 1950 में जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित हुआ था उसके बाद तो महासभा को ये अधिकार भी प्राप्त हो गया कि वो चाहे तो उदंडी राष्ट्रों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है, यहाँ तक कि सैनिक कार्रवाई भी कर सकती है।
और जहाँ तक बात है अनिवार्य कार्य की, तो अनिवार्य कार्यों में संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पास करना, सुरक्षा परिषद और अन्य संस्थाओं की रिपोर्ट पर विचार करना और न्यास परिषद का निरीक्षण करना, ये सुरक्षा महासभा के अनिवार्य कार्य है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए जो भी आवश्यक गतिविधियां होती हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, शिक्षा स्वास्थ्य आदि से जुड़ी हुई, उनकी जांच पड़ताल करना, उन संबंध में सिफारिशें करना भी महासभा का ही कार्य है। और जहाँ तक बात है अधिकारों के संबंध में, मानव अधिकारों का उपयोग करने के लिए संपूर्ण वैश्विक माहौल स्थापित करना भी महासभा का ही कार्य है। महासभा ये समस्त कार्य अपनी समितियों के माध्यम से करती है। मैं पहले उल्लेख कर चुका हूँ कि महासभा की कुल 6 समितियाँ हैं और ये 6 समितियाँ ही संपूर्ण कार्यों को संचालित करती है। जैसे मुख्य रूप से राष्ट्रीय और सुरक्षा समिति, आर्थिक और वित्त समिति, सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक समिति, न्यास समिति, प्रशासनिक और बजट समिति और कानूनी समिति, ये 6 मुख्य रूप से इसकी समितियां हैं और इन समितियों के माध्यम से महासभा के द्वारा कार्य किया जाता है। अपन अभी चर्चा कर रहे थे अधिवेशन की। मैंने बताया था कि जो एक वार्षिक अधिवेशन होता है महासभा का, वो प्राय सितंबर में प्रारंभ होता है, दिसंबर तक चलता है। लेकिन इसके अलावा भी इसके विशेष अधिवेशन की भी व्यवस्था है। अगर महासभा के सदस्य बहुमत से विशेष अधिवेशन की मांग करें या सुरक्षा परिषद चाहे तो महासचिव के द्वारा 15 दिन के अंदर महासभा का विशेष अधिवेशन बुला सकते हैं। विशेष अधिवेशन बुलाने के लिए और एक विशेष व्यवस्था भी है जिसमें परिषद के 9 सदस्य, जिनमें 5 स्थायी सदस्य भी शामिल हो, यदि 24 घंटे की सूचना दे तो भी विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। जैसा कि स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर जब मिस्र, फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया था, तब विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। इसके अलावा भी समय समय पर विशेष अधिवेशन बुलाए जाते रहे हैं, जैसे 1974 में, 1978 में, 1982 में, 1988 में, और एक विशेष अधिवेशन PLO के संदर्भ में भी यासर अराफात के आग्रह पर फिलिस्तीन संबंधी मुद्दों के संदर्भ में महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। अभी एक चर्चा की थी हमने शांति के लिए एकता प्रस्ताव की। जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, उसके पश्चात विश्व में शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका था और शीत युद्ध की राजनीति के कारण से अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो एक द्वंद्व चल रहा था, उस द्वंद्व के कारण से प्राय संयुक्त राष्ट्र संघ, हम यूँ कहेंगे कि एक बार पंगु सा हो गया था, कार्य नहीं कर पाया था। मुख्य जो ध्येय था शांति व्यवस्था स्थापित करना, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब पूरा खरा नहीं उतर पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में 1950 में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे शांति के लिए एकता प्रस्ताव कहा गया। ये 3 नवंबर 1950 को पारित किया गया। ये घोषणा करता है कि विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने में सुरक्षा परिषद की असमर्थता के 24 घंटे के भीतर ही महासभा का आपातकालीन अधिवेशन बुलाया जाएगा और उस समस्या के ऊपर तत्कालिक आवश्यक कार्यवाही जो भी जरूरी हो वो तुरंत की जाएगी। मोटे तौर पर मैं आपको ये बतला दूँ, हालांकि इसमें 5 धाराएं हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि अगर सुरक्षा परिषद वैश्विक शांति स्थापित करने में नाकामयाब रहती है तो ये शांति के लिए प्रयास करेगी, चाहे उसके लिए उसे शस्त्र कार्यवाही भी क्यों न करनी पड़े। हम यूँ कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद के नाकाम रहने पर महासभा जो भी आवश्यक हो वो कार्य कर सकती है। यही मौलिक रूप में शांति के लिए एकता प्रस्ताव की बातें हैं। शांति के लिए एकता प्रस्ताव में एक 14 सदस्यीय शांति निरीक्षण आयोग की स्थापना भी की गई है। ये तनाव उत्पन्न होने की स्थिति में जो भी आवश्यक हो उनका रिपोर्ट निरीक्षण करती है और रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और इसी रिपोर्ट के आधार पर महासभा कार्यवाही करती है। एक बात करें छोटी असेंबली की, क्योंकि हम ये जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा है। महासभा की वर्तमान में सदस्य संख्या 193 है। ऐसे इसमें बड़ी सदस्य संख्या के कारण से महासभा हमेशा न तो अधिवेशन में रह सकती है, न हमेशा इस प्रकार से कार्य कर सकती है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए एक छोटी असेंबली की स्थापना की गई थी 13 नवंबर 1947 को, और इसमें ये कहा गया था महासभा के अधिवेशन में न होने की स्थिति में
महासभा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले समस्त मुद्दों के ऊपर विचार विमर्श ये करेगी। हालांकि इसमें यह भी कहा कि प्रत्येक सदस्य इसमें अपना एक प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन आश्चर्य की बात मैं आपको ये बताऊं कि 1952 के बाद से आज तक इसकी कोई बैठक नहीं हुई है। चाहे जो भी स्थितियाँ रही हो, लेकिन आज 1945 से लेकर के 2020 तक 75 वर्ष इस संस्था को स्थापित हुए हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में इसके सामने अनेकों चुनौतियां भी आई, समय के साथ परिवर्तन भी हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने कई कठिन समस्याएं भी आई, जैसे कि शीत युद्ध की राजनीति देखी गई। बाद में एक समय ऐसा भी आया जो तनाव शिथिल्य का काल आया, निशस्त्रीकरण जैसी समस्याएं भी आई, और न जाने कितनी भी चुनौतियाँ आई। इन चुनौतियों से पार पाते हुए आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ सफलता के साथ खड़ा है। और समय के साथ महासभा की शक्तियों में अपार वृद्धि हुई है। अपार वृद्धि मैं इसलिए कहूँगा कि मात्र 50 राज्यों से ये सफ़र शुरू किया था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इनकी सदस्य संख्या 193 हो गई। 193 राज्य आज वैश्विक माहौल को न केवल प्रभावित करते हैं बल्कि संचालित भी करते हैं। ऐसी स्थिति में महासभा में होने वाले चर्चा, अधिवेशन आदि पर विचार विमर्श करके निर्णय करते हैं। समय के साथ इसकी भूमिका में इसी कारण से वृद्धि होती चली गई। वृद्धि क्यों हुई, उसके क्या कारण रहे, उन पर भी अपन चर्चा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि महासभा विश्व लोकमत का प्रतीक है, क्योंकि प्रत्येक राज्य एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य है, इसका अंग है, इसका भाग है। वो हर वर्ष यहाँ पर आते हैं, उपस्थित रहते हैं, और प्राय जो राष्ट्र के मुखिया होते हैं, शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष, वो इसमें उपस्थित होते हैं और अपनी गरिमामय उपस्थिति के कारण से वैश्विक समस्याओं पर चर्चा करके वो निर्णय करते हैं। इसलिए इसकी भूमिका में स्वतः ही वृद्धि हो जाती है। जो 1950 में शांति और एकता प्रस्ताव पारित किया गया था, वह प्रस्ताव भी इसकी शक्तियों में वृद्धि करने वाला था, क्योंकि इसके पास उदंड राष्ट्रों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त हो गया। आज तक जितने भी प्रकार के प्रस्ताव इसके द्वारा पारित किए गए, वो प्रस्ताव भी असाधारण कोटि के थे, और उसी के कारण से इसकी भूमिका में वृद्धि होती चली गई। महासभा नहीं बात करें, सुरक्षा परिषद में जो वीटो के कारण से गतिरोध उत्पन्न होता रहा था, उस गतिरोध को दूर करने के लिए सबसे पहले छोटी असेंबली की स्थापना की गई। उसके पश्चात शांति और एकता प्रस्ताव पारित किया गया, और ये ऐसे कार्य किए गए जो धीरे धीरे सुरक्षा परिषद के हाथों से शक्तियों का हस्तांतरण महासभा की ओर होता चला गया, और इसी कारण से महासभा और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। इसका जो आकार है वो स्वतः इसकी शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसा कोई अंग नहीं है जो इतना बड़ा हो या उसकी सदस्य संख्या इतनी विशाल। सिर्फ एकमात्र महासभा है, आज 193 सदस्यों के साथ जब विचार विमर्श करती है, निर्णय करती है, तो स्वतः ही वो शक्तिशाली हो जाती है। चाहे वो कोई भी अंग हो, इसके सामने बोना ही नजर आता है। चूँकि विश्व का अंतःकरण के रूप में आज महासभा अपना स्थान रखती है। चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे वो परमाणु बम की समस्या हो, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान की समस्या हो, चाहे जन कल्याण की समस्या हो, चाहे आवास की समस्या हो, यहाँ तक कि स्वास्थ्य जैसी समस्या हो, शिक्षा जैसी समस्या हो, यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ महासभा के पास है। और इस कारण से भी ये विश्व की सबसे बड़ी संस्था, विश्व का अंतःकरण मानी जाकर आज और भी ज़्यादा शक्तिशाली होती जा रही है। एक महत्वपूर्ण कारण जो आपातकालीन सेना की नियुक्ति का अधिकार जो महासभा को प्राप्त हुआ है शांति के लिए एकता प्रस्ताव के माध्यम से, उसके कारण से भी महासभा की शक्ति में अपार वृद्धि हुई है। अब एक और परिवर्तन आया कि सुरक्षा परिषद जिन मुद्दों पर विचार विमर्श कर रही होती है, उस मुद्दों पर भी महासभा विचार विमर्श कर सकती है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रश्न ही क्यों न हो। पहले ये था कि जिस मुद्दे पर सुरक्षा परिषद विचार करती है उस पर महासभा नहीं कर सकती, लेकिन अब सुरक्षा परिषद के साथ साथ महासभा न केवल विचार कर सकती है बल्कि उस संदर्भ में निर्णय भी
कर सकती है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो महासभा के पास निरीक्षण करने का अधिकार है अपने समस्त अंगों के निरीक्षण का, वो इसे अपने आप ही अन्य अंगों से सर्वोच्च स्थान प्रदान करवा देते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का ये अंग सबसे महत्वपूर्ण अंगों की श्रेणी में आ गया है। और आज अगर हम बात करें महासभा की, तो श्रीचर ने जैसा कहा है कि महासभा की प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और गुडरिच कहता है महासभा एक सार्वजनिक सभा स्थल ही नहीं बल्कि इसने अपने आप को निर्णय लेने के योग्य भी प्रमाणित कर दिया है। विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और स्टोर्क कहते हैं यह बात उल्लेखनीय है कि महासभा के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रश्नों के समाधान में प्रमुख रूप से भाग लिया। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष लाए गए कुछ प्रश्नों पर विचार करके, चाहे वो पैलेस्टाइन का मुद्दा हो, यूनान, स्पेन और कोरिया हो, आवश्यक कार्रवाई की और इसी कारण से महासभा शक्तिशाली होती चली गई है। और आज ये विश्व के सबसे बड़े संगठन का सबसे बड़ा अंग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है। आज इतना ही मित्रों, आगे अपन इसके जो दूसरा अंग है उस अंग की चर्चा करेंगे, सुरक्षा परिषद की।